गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मैकेनिक्स को स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के स्टूडेंट्स टाइप्स को देखते हैं। इसको दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, काइनेमैटिक्स, और सेकेंड, डायनामिक्स। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स के बारे में। काइनेमैटिक्स क्या है स्टूडेंट्स? इट इज द branch of mechanics in which we study about motion of object without any cause. Without any cause. Before going to further, we will study about frame of reference. Frame of reference. It is the location of an observer. It is the location of an observer from where it analyzes the motion of particle and give some information related to motion of particle. Related to motion of particle. Here, for frame of reference, we use Cartesian coordinates
x-axis, y-axis, and this is z-axis. Origin whose coordinate is 0, 0, 0. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम. There are two types of reference frame. One is inertial reference frame, frame which is either at rest or moves with uniform velocity. Such frame is called inertial reference frame. नेक्स्ट है हमारा नॉन इनर्शियल रेफरेंस reference frame. A frame which is accelerated. Such frame is called non-inertial reference frame. For example, a car is moving with uniform velocity u. Uniform velocity u is the example of inertial reference frame. Inertial reference frame. And a car accelerated with some acceleration, either it is uniform or non-uniform, it is the example of non-inertial reference frame. Non-inertial reference frame. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं. नेक्स्ट टर्म है हमारा मोशन एंड रेस्ट. इसका डेफिनेशन स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे. अकॉर्डिंग टू reference frame,
if position of a particle changes with respect to reference frame, such motion of particle is called. If position of particle changes with respect to reference frame, then particle is said to be in motion. And if position of a particle does not change with respect to reference frame, then particle is said to be is at rest. तो पार्टिकल को किसमें कहा जाएगा फ्रेंड्स? रेस्ट पे कहा जाएगा. There is no meaning of absolute rest and absolute motion. Only define relative rest and relative motion. नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एक एग्जांपल लेते हैं. ये दो पैसेंजर है, पैसेंजर P1 एंड पैसेंजर P2. ये बस है. अब बस इज गोइंग फॉरवर्ड. मान लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स एक ऑब्जर्वर है, से ऑब्जर्वर ए. हम लोग कह सकते हैं फ्रेंड्स कि P1 एंड P2 is at rest, but P1 is moving with respect to A, and also P2 is moving with respect to A. तो यह है फ्रेंड्स हमारा रिलेटिव रेस्ट एंड रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स. पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स. इसके अंदर स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में. सेकेंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में. थर्ड डिस्टेंस के बारे में. फोर्थ डिस्प्लेसमेंट के बारे में.
फिफ्थ, स्पीड के बारे में। नेक्स्ट, वेलोसिटी, एंड एट द लास्ट हम लोग स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ये स्टूडेंट्स हमारे पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं पोजीशन वेक्टर। It is defined as position of particle with respect to origin of coordinate system. Coordinate system. For example, सपोज कीजिए हमारे पास पार्टिकल है, पार्टिकल P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। ये रहा ओरिजिन। ओरिजिन से P की ओर यदि स्टूडेंट्स हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाते हैं, इसे हम लोग एक पोजीशन वेक्टर का नाम देंगे OP। सपोज कीजिए हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट और ये z कोऑर्डिनेट है। तो पोजीशन वेक्टर OP को हम लोग क्या बोले स्टूडेंट, देखें, पोजीशन वेक्टर, जहां पे स्टूडेंट्स O जो है वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट, और जो P होता है वो स्टूडेंट्स वो हमारा फाइनल और टर्मिनल पॉइंट। तो जब स्टूडेंट्स हम लोग पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर OP, उसको लिखने का तरीका होता है x i कैप प्लस का y j कैप प्लस का z k कैप। यह है स्टूडेंट्स हमारा पोजीशन वेक्टर OP। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर OP। जैसे डिनोट किया जाएगा स्टूडेंट्स OP मॉडुलस, लिखने का तरीका होता है रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k कैप स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये इसी को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर OP। इसे लिखने का तरीका होता है OP कैप इक्वल्स टू वेक्टर OP डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर OP। वेक्टर OP को लिखा जाएगा स्टूडेंट्स x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डिवाइडेड बाय पोजीशन वेक्टर को लिखा जाएगा स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर को लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये बन गया स्टूडेंट्स हमारा डायरेक्शन या पोजीशन यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर।
और ये था मेरा क्या चीज स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी से। ओपी को से क्या लिखा है देखिए, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, जे कैप और के कैप इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी, ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी। ओपी को से क्या लिखा है स्टूडेंट देखिए, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप। ओपी कैप कितना होगा इसमें देखिए, एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। यदि स्टूडेंट्स हम लोग इसे सेपरेट कर ले ओपी कैप को, तो लिखा जाएगा एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर आई कैप प्लस का वाई अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप, then coefficient of I cap, j cap, k cap of unit vector OP is called direction cosine, and it is denoted by cos alpha, cos beta and cos gamma, and cos alpha is also denoted as L, cos beta is denoted by M and cos gamma is denoted by N, and cos alpha is nothing but coefficient of I cap of unit vector OP x square plus y square plus का क्या चाहिए इसमें z square. Similarly, cos beta equals to y upon root under x square plus का y square plus का z square. N cap n और cos gamma equals to z upon root under x square plus y square plus z square. ये कहलाता है स्टूडेंट हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ यूनिट वेक्टर ओपी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ओपी पोजीशन वेक्टर। एक नोट होता है स्टूडेंट्स, ओपी कैप इक्वल टू कितना दिया है देखे, एल आई कैप प्लस का एम जे कैप प्लस का एन के कैप। इसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा क्या है स्टूडेंट्स जे कैप प्लस का कॉस गामा के कैप। ये क्या है स्टूडेंट देखे, ओपी यूनिट वेक्टर। यदि यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी कैप इक्वल्स टू 1। सो ओपी का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कॉस अल्फा आई कैप कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप
इसका मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा स्टूडेंट्स 1, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा एंड स्क्वायर रूट। यदि स्टूडेंट्स दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स 1। और यदि स्टूडेंट्स कॉस अल्फा को हम लोग साइन में बदल लें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स 2। Here students, alpha, beta and gamma is the angle of position vector OP with x-axis, y-axis and z-axis respectively. नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल with respect to another particle is called displacement vector. x-axis, y-axis और ये रहा स्टूडेंट्स क्या चीज z-axis। ये रहा ओरिजिन O, एक पोजीशन बनाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग P एंड एक लोकेशन बनाते हैं स्टूडेंट्स क्या चीज Q। ये बन गया मेरा OP पोजीशन वेक्टर, ये बन गया मेरा OQ पोजीशन वेक्टर। जहाँ P से लेकर Q तक जब आप जाओगे P से Q की तरफ तो ये बन गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इस PQ को स्टूडेंट्स लिखा जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इस PQ को लिखने का तरीका हो गया OQ फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इस PQ को लिखने का तरीका होगा स्टूडेंट्स, इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग एज्यूम कर लें। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1, z1 एंड इसके कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2, y2, z2। अब इसे लिखा जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, तो लिखा जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस
z2 माइनस z1 ए कैप। यदि इसका स्टूडेंट्स हम मैग्नीट्यूड की बात कर लें इस पी क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पी क्यू, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्टूडेंट रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। सिमिलरली यदि स्टूडेंट्स हम लोग क्यूपी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखें, ये बनेगा x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप प्लस z1 माइनस z2 के कैप। नोट करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स पी क्यू डिस्प्लेसमेंट एंड क्यू पी डिस्प्लेसमेंट दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे, बट साइन में एक दूसरे के क्या होंगे स्टूडेंट, अपोजिट होंगे। यदि स्टूडेंट पी क्यू मेरा ये रहा पी, ये रहा क्यू, तो ये जो वेक्टर बनेगा इस वेक्टर को हम नाम देंगे क्या स्टूडेंट्स, क्यू पी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस के बारे में हम लोग लिखते हैं सबसे पहला इट इज द पाथ लेंथ between 2 points. It is the path length between 2 points from where particle goes. For example, A and this is the point B. Particle going from a straight line path from A to B and either from a semicircular path and either from some zigzag path. So this is the path number first, path number second, and this is path number third. तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि there are infinite possible ways to reach to the point B from the point A. So infinite distances are possible between 2 points. तो लिखेंगे infinite distances are possible between 2 given points. Next, it is a scalar quantity. यूनिट की बात किया जाए स्टूडेंट, हम लोग दो तरह के यूनिट में देखेंगे। ऐसा यूनिट में स्टूडेंट इसे हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सीरियस यूनिट में हम लोग इसे स्टूडेंट सेंटीमीटर बोलेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट डायमेंशन। डायमेंशन जो होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा m0 l t0। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इफ distance equal to 0, this implies that particle is at rest. If next है for any moving particle distance
never be negative. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स डिस्प्लेसमेंट के बारे में। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ between two given points shortest path length is covered by a straight line path. So students हम लोग we use directed line segment for displacement from initial point to final point. Next students, it is a vector quantity यूनिट की बात किया जाए स्टूडेंट्स सिमिलरली दो फर्स्ट हम लोग एसआई में देखते हैं एसआई में से मीटर बोला जाता है एंड सीजीएस में स्टूडेंट्स इसका जो यूनिट होगा वो होगा सेंटीमीटर। डायमेंशन सिमिलर होता है फ्रेंड्स किसके डिस्टेंस के m0 l t0। नेक्स्ट स्टूडेंट्स for a particle displacement may be 0, positive and negative। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस is always greater than or equal to magnitude of displacement। Equal sign holds when particle does not change their direction। Change their direction। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स sp2। होता क्या है इसमें देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस is called स्पीड। सबसे पहले स्टूडेंट्स टाइप्स के बारे में देखते हैं। स्पीड के जो टाइप्स होंगे स्टूडेंट्स वो होगा एवरेज,
स्पीड, दूसरा होगा स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड, थर्ड होगा स्टूडेंट्स थर्ड होगा यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, एंड लास्ट होगा स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड के बारे में होता क्या है स्टूडेंट्स, वी एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड को स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेस के अंदर। केस नंबर फर्स्ट, पाथ को स्टूडेंट्स हम लोग दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। ये रहा x1 डिस्टेंस, कितने समय में कवर किया गया, t1 समय में, एंड x2 डिस्टेंस स्टूडेंट्स कवर किया गया कितने समय में, t2 समय में। जो स्टूडेंट्स हमारा वी एवरेज का फॉर्मूला बनता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस x1 प्लस कितना स्टूडेंट्स x2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कितना लगा है स्टूडेंट्स, देखें t1 प्लस t2। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स केस नंबर सेकेंड। ये रहा पाथ पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट सी। x1 डिस्टेंस कवर किया गया वेलोसिटी v1 से या स्पीड v1 से, एंड x2 डिस्टेंस कवर किया गया है स्पीड v2 से। तो जो स्टूडेंट्स हमारा v एवरेज बनेगा टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा स्टूडेंट्स दूरी बटे 4, यानी कि x1 डिवाइडेड बाय v1 प्लस का x2 डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट्स v2। यहाँ पे कंडीशन डालते हैं स्टूडेंट्स इफ x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x हो जाए, यानी कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो इक्वल डिस्टेंस के केस में स्टूडेंट्स जो हमारा वी एवरेज का फॉर्मूला बन के आता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। सिमिलरली स्टूडेंट्स मान लेते हैं इस पाथ को यदि हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, ए बी सी और ये डी। कवर होता है x डिस्टेंस v1 चार्ज से, x डिस्टेंस v2 चार्ज से, एंड x डिस्टेंस v3 चार्ज से, यानी v3 स्पीड से। देन v एवरेज का जो फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स वो होता है 3 टाइम्स v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस का v2 v3 प्लस का v3 v1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये रहा है फ्रेंड्स सी पॉइंट। v1 चार्ज से चला है t1 समय के लिए, एंड v2 स्पीड से चला है कितने समय के लिए फ्रेंड्स, t2 समय के लिए। देन v एवरेज का जो फॉर्मूला होगा इसमें देखिए टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हो गया चाल गुने समय प्लस का सेकेंड चाल गुने समय
और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन कितना हो गया स्टूडेंट, देखिए V1 प्लस T1 प्लस T2। यदि स्टूडेंट्स T1 इक्वल हो जाए T2, यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इक्वल टाइम इंटरवल की बात करें, इक्वल टाइम इंटरवल की बात करते हो, तो उस स्थिति में जो हमारा V एवरेज का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 और डिवाइडेड बाय कितना है देखें 2, इक्वल टाइम इंटरवल के केस में। ये जो रिलेशन होता है फ्रेंड, इस रिलेशन को मैथमेटिक्स में हम लोग हार्मोनिक मीन कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हार्मोनिक हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन कहा जाता है। और इस रिलेशन को स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे, इस रिलेशन को मैथमेटिक्स में बोलेंगे एवरेज वैल्यू और अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कहेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड को। होता क्या स्टूडेंट्स कि पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पीड at a particular instant of time, particular value of speed at particular instant of time in the journey, in the motion of particle। and the instantaneous, इसे स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं लिमिट change of time taken to tending to 0 equals to delta x upon delta t, and this is going to converted into del dx upon dt। ये रहा v instantaneous। इसे कहा जाता है फ्रेंड फर्स्ट differentiation of xt graph gives v instantaneous at particular point। सेकेंड है slope of xt graph at a given point gives v instantaneous, यानी एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स v को लिखा हुआ है dx अपॉन dt। यदि इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो dx इक्वल टू बन जाएगा v इंटू dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ये दूरी हो जाएगा x1 से x2 और ये हो जाएगा t1 से लेकर कहाँ तक फ्रेंड्स t2 तक। तो चेंज ऑफ जो डिस्टेंस मिलेगा x2 माइनस x1 वो होगा क्या चाहिए फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन t1 टू t2 v इंटू dt। ऐसे फ्रेंड्स कहा जाता है एरिया अंडर bt, यानी स्पीड टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ स्टूडेंट्स हमको क्या देता है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स देता है।
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स देता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एग्जाम्पल मान लेते हैं ये ग्राफ रहा x यानी दूरी और ये रहा समय। आपको ये ग्राफ इस तरह से दिया हुआ। यदि स्टूडेंट इस पॉइंट पे हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो तो हमें यहाँ पे क्या ड्रॉ करना चाहिए स्टूडेंट? स्लोप। तो ये किसको बताया गया स्टूडेंट? v इंस्टेंटेनियस को बताएगा। सेकेंड ग्राफ देखिए स्टूडेंट क्या है, ये रहा v। जैसे कोई ग्राफ इस तरह से है, देन ये t1 और ये t2 के बीच के स्टूडेंट यदि हम लोग किसको निकाल दें? एरिया को निकाल दें। इंटीग्रेशन t1 से t2 v इंटू डी टी, ये हमको किसको बताएगा स्टूडेंट? डिस्टेंस बिटवीन t1 एंड t2 को निकाला। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है स्टूडेंट्स? इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल थ्रू आउट द मोशन क्या हो जाए स्टूडेंट्स? इक्वल हो जाए, देन सच स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्वल होता है एट एवरी इंटरवल ऑफ टाइम। स्पीड ऑफ द पार्टिकल is equal in every time interval, then it is called uniform speed. Next क्या है फ्रेंड्स? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसी को हम लोग फ्रेंड्स वेरिएबल भी कहते हैं। यदि फ्रेंड्स स्पीड अनइक्वल हो जाए in the different time interval throughout the motion, then such speed is called non uniform speed. If speed is different at every interval of time is called non-uniform speed. Okay friends, स्टूडेंट्स हम लोग सबसे पहले मैकेनिक्स के बारे में पढ़े। मैकेनिक्स को दो हिस्से में बांटा गया, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। उसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स काइनेमेटिक्स को डिफाइन किए, देन उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा, एंड उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखें। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग मोशन एंड रेस्ट के कॉन्सेप्ट को जाने। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स को देखें। पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स में स्टूडेंट्स हम लोग पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड क्या है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन। हम लोग सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को देखें। पोजीशन वेक्टर के बाद स्टूडेंट्स हम लोग
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखें, देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग डिस्टेंस को देखें, फिर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्प्लेसमेंट को देखें, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग स्पीड को देखें, एंड देन उसके बाद स्पीड के डिफरेंट टाइप्स के ऊपर है। स्पीड स्टूडेंट्स स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके जो स्टूडेंट्स यूनिट होता है एसआई में होता है स्टूडेंट्स मीटर पर सेकेंड, एंड सीजीएस में होता है स्टूडेंट्स सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन को स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं v इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी। तो एक्स के लिए स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे एल और टाइम के लिए लिखेंगे टी, ये बन जाएगा एल टी माइनस वन। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड स्टूडेंट्स हमारा हो जाता है एल टी माइनस वन। इफ स्टूडेंट्स स्पीड इक्वल टू जीरो, देन पार्टिकल क्या होगा स्टूडेंट्स, इज एट रेस्ट। पार्टिकल is at rest. For moving particle, for moving particle, speed never be negative, never be negative. This implies that never decrease, never decrease. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स वेलोसिटी होता है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट is called वेलोसिटी। टाइप्स में स्टूडेंट्स हम लोग वेलोसिटी को सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे, ऐसे v एवरेज, क्योंकि ये वेक्टर है इसके ऊपर एरो का साइन लाएंगे, होता क्या है इसमें देखिए डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज ऑफ टाइम। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है इसमें देखिए, v इंस्टेंटेनियस होता है dx अपॉन dt। यूनिफॉर्म वेलोसिटी थ्रू आउट द जर्नी स्टूडेंट, यदि v1 इक्वल हो जाए किसके स्टूडेंट, v2 के, then such velocity is called uniform velocity or constant velocity. Next है स्टूडेंट नॉन यूनिफॉर्म velocity थ्रू आउट द जर्नी स्टूडेंट, यदि v1 डज नॉट इक्वल हो जाए किसके स्टूडेंट, v2 के, यानी वेलोसिटी ऑफ वन डज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टू,
then such velocity is called non-uniform velocity. वेक्टर क्वांटिटी होता है स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी, इसके जो स्टूडेंट यूनिट होता है एसआई के अंदर वो होता है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस में होता है स्टूडेंट सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशन स्टूडेंट सिमिलर होता है डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस के, डायमेंशन जो होता है स्टूडेंट सिमिलर होता है डायमेंशन ऑफ किसके, स्पीड के, L_t-1। वेक्टर है स्टूडेंट, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगा मे बी 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, एंड 0 भी हो सकता है। स्पीड स्टूडेंट ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। यदि स्टूडेंट पार्टिकल मूव इन ए स्ट्रेट लाइन देन स्पीड इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का। ओके फ्रेंड्स, जो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखा गया है v इंस्टेंटेनियस, उसे लिखा है हमने dx अपॉन किससे फ्रेंड्स, dt से। इसको फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या फ्रेंड्स इसे हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ at particular point, यदि स्टूडेंट्स हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें देन dx इक्वल टू बन जाएगा v इंटू डी टी, एंड इंटीग्रेशन के बाद स्टूडेंट यहाँ से हमको मिलेगा चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1, ये रहा x1, ये रहा क्या स्टूडेंट देखे x2, ये समय रहा t1, ये रहा समय कितना है स्टूडेंट t2। तो ये जो बना हमारा चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट क्या है वो इक्वल होता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। होता क्या है स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity is called एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में, और एवरेज एक्सेलरेशन को स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे वेक्टर होता है, इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू बन रहा है हमारा डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा t, या यू कह दे v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। सेकेंड है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। होगा क्या देखिए स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल टू बन जाएगा dv डिवाइडेड बाई dt। थर्ड है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, a1 इक्वल टू a2 थ्रू आउट द मोशन स्टूडेंट इक्वल है, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे, वो मैग्नीट्यूड में भी बराबर हो एंड डायरेक्शन में भी बराबर हो।
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फोर्थ है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, a1 डज नॉट इक्वल टू a2, तो ये बोला जाएगा स्टूडेंट्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के स्टूडेंट्स क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी होता है। यूनिट की बात किया जाए तो एसआई में स्टूडेंट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोला जाएगा, एंड सीजीएस में स्टूडेंट इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहा जाएगा। डायमेंशन की बात कर लिया जाए स्टूडेंट, तो इसकी जो डायमेंशन होगा वो होगा एल टी माइनस कितना स्टूडेंट, 2। एक्सेलरेशन स्टूडेंट वेक्टर है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगा स्टूडेंट में बी 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट है स्टूडेंट नेगेटिव ऑफ acceleration is called retardation or deceleration। इसी के आधार पर स्टूडेंट्स हम लोग मोशन को कैटेगराइज करते हैं। एक तरफ मोशन का स्टूडेंट्स हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, तो एक तरफ स्टूडेंट्स हम लोग मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली स्टूडेंट्स मोशन को एक और हिस्से में बांटा जाएगा। एक तरफ स्टूडेंट्स मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे, तो एक तरफ स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन को नॉन एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड बोलेंगे। डी एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा स्टूडेंट्स जब वेलोसिटी आपस में क्या हो जाए स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाए। थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल होना चाहिए, तो उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। एंड थ्रू आउट द मोशन स्टूडेंट्स यदि वेलोसिटी डज नॉट इक्वल हो जाए तो उसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग क्या देख रहे हैं, मोशन को अगले हिस्से में बांटा गया एक्सीलरेटेड मोशन। यदि स्टूडेंट्स a1 कांस्टेंट हो जाए या a1 इक्वल टू a2 हो जाए, जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग कांस्टेंट बोल दें, तो ये स्टूडेंट्स हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म। यदि स्टूडेंट्स एक्सेलेरेशन हमारा या यूँ कह दें, सॉरी, एक्सेलरेटेड में क्या होता है स्टूडेंट, देखें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इक्वल होता है किसके स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के। देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होता है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, एंड सच मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। यदि स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ v अपोजिट हो जाए, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या होता है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी डिक्रीज होता है, एंड सच मोशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेटेड मोशन। यदि स्टूडेंट्स v एंड a, v
एंड ए एक डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी क्या होता है फ्रेंड्स, इंक्रीज करता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। यदि फ्रेंड्स v और a एक दूसरे के अपोजिट हो देन वेलोसिटी हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, डिक्रीज होता है, और ऐसे मोशन को फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोग इस क्लास में कैनेमेटिक्स में हम लोगों ने कैनेमेटिक्स के पैरामीटर्स को पढ़ लिया, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, एंड सम रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चंस करेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस के बारे में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।